और आइए अब आपको दिखाते हैं। आपने पिछले कई दिनों से कैश तो बहुत सा देख लिया, सोना बहुत सा देख लिया, लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगा कैश मोहल्ले में। यह है कैश का मोहल्ला। सोचिए देश में कैश मोहल्ला भी है, कैसे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जहां से सिर्फ कैश ही कैश निकल रहा है। नोटों की गिनने की मशीन ले जाई जा रही है, कैश का अंबार लगा है, ढेर लगा है। कन्नौज की एक गली में कैश मोहल्ला। एक तस्वीर मैंने दिखाई, दूसरी तस्वीर उसी मोहल्ले की दिखाते हैं। देखिए जरा, घर से कैश निकला है। दूसरा कारोबारी जिसके घर से आज कैश निकला है, बैग में भर कर ले गई इनकम टैक्स की टीम। ये आज की तस्वीरें दिखा रहा हूं उसी कैश मोहल्ले की, जहां भी आपको ले चलूंगा। ये देखिए, बैग देख रहे हैं आप, इस बैग में कैश है। मलिक के घर से ये कैश निकला और इस कैश को एसबीआई में जमा करा दिया गया। इनकम टैक्स की टीम है। दूसरी तीसरी तस्वीर दिखाऊं जरा। तीसरी तस्वीर, पंपी जैन के घर, उसी कैश के मोहल्ले में रेड पड़ी है। आइए अब आपको ले चलता हूं मैं। अब मैं आपको कैश के मोहल्ले में लिए चलता हूं। वो कैश का मोहल्ला कौन सा है, कैसा है, देखिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए आपको लिए चल रहा हूं कैश मोहल्ले में। दिखाइए जरा ग्राफिक्स। और वो कैश का मोहल्ला कैसा है, कहां है? कन्नौज में ही है। इस कैश मोहल्ले का नाम ऐसे तो छिपट्टी मोहल्ला है, ये है कैश मोहल्ला। ये देखिए जरा, कैश मोहल्ले के अंदर जब आप चलेंगे तो अंदर घुसते ही देखिए जरा, पहला घर पड़ेगा पीयूष जैन का। यह है पीयूष जैन का घर। उस कैश मोहल्ले में पीयूष जैन के ठिकानों पर छापों से शुरुआत हुई। इसे मूव करेंगे ग्राफिक्स को। पीयूष से करीब 200 करोड़ कैश बरामद हुआ है, वो भी इसी कैश मोहल्ले में। पीयूष के घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ है। 600 किलो चंदन का तेल मिला है। इसी कैश के मोहल्ले में पीयूष रहते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, देखिए क्या लिखा है। पीयूष के घर से आप लगभग 100 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेंगे, इसी कैश के मोहल्ले में तो पंपी जैन का घर है। यानी पीयूष के घर से 100 मीटर आगे बढ़े तो पंपी जैन, जिनका नाम पुष्पराज जैन है, उनका घर भी इसी कैश के मोहल्ले में है। पीयूष के बाद पंपी जैन के ठिकाने पर रेड हुई और पीयूष के घर के सामने आपको बताऊं, घर इतने नजदीक है इस कैश के मोहल्ले में कि पीयूष और पंपी का घर इतना नजदीक है कि इनकम टैक्स की टीम ने अपनी गाड़ियां पीयूष जैन के घर के बाहर खड़ी की हैं और उसके बाद वो पंपी जैन के घर गए, गली में घुसकर। पंपी के रिश्तेदार अनूप के 2 मकान सील कर दिए गए हैं और मकान नंबर 251, 272 को सील कर दिया गया है। सोचिए यहां कितना कैश है कि संपत्तियां जुटाई गई हैं। अभी 2-3 दिन तक रेड चलेगी इस कैश के मोहल्ले में। कन्नौज में मोहल्ला है। छापे में बरामद दस्तावेज जो है उनकी फिलहाल जांच जारी है। अब पंपी जैन का घर मैंने आपको दिखा दिया, इससे पहले पीयूष जैन का घर दिखाया था। पीयूष जैन के घर से पंपी जैन 100 मीटर की दूरी। अब पंपी जैन के घर से 200 मीटर अगली गली में पड़ेंगे। देखिए जरा, 200 मीटर आगे चलेंगे तो मलिक मियां का घर आएगा। यहां भी रेड पड़ी है। कन्नौज के मोहल्ला छिपट्टी में ही मलिक मियां की भी फैक्ट्री है। मलिक मियां के घर नोट गिनने की मशीन लाई गई है। कैश गिनने के लिए 4 लोगों की टीम लगा दी गई है। अब ज्यादा दूर मत जाइए, इसी छिपट्टी मोहल्ले में, कैश मोहल्ले में और 200 मीटर आगे बढ़िए गली से होते हुए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए कहां पहुंचेंगे। मोहम्मद याकूब के यहां भी रेड हुई है। इसी कैश मोहल्ले में रहते हैं। नोट गिनने की मशीन लाई गई याकूब के यहां। याकूब के आवास पर नोटों की गिनती फिलहाल खत्म हो गई है। खबर यह है कि करोड़ों के नोट के साथ सोना बरामद हुआ है जो इसी कैश मोहल्ले में रहते हैं। तो ये कैश मोहल्ला जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा था। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं उसी कैश मोहल्ले की गलियों में लिए चलता हूं और दिखाता हूं पंपी जैन जिनके यहां रेड पड़ी है। देख रहे हैं आप, पंपी जैन की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, निकले अपने घर से, निकले फैक्ट्री के लिए। इनकम टैक्स की टीम के साथ घर से फैक्ट्री के लिए रवाना हुए। देखिए पंपी जैन जा रहे हैं। यानी रेड अभी भी इस कैश मोहल्ले में चल रही है। एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, और ये गलियों का जो झुंड है, बुके है, इसी को मोहल्ला कह रहा हूं मैं। यही छिपट्टी मोहल्ला है और यही कैश मोहल्ला है। चलिए जरा देखिए कैश मोहल्ला है कैसा। यह है कन्नौज का छपट्टी मोहल्ला। यह वही मोहल्ला है जो कैश ही कैश उगल रहा है। पतली छोटी संकरी गलियों में बसा है कैश मोहल्ला। इसी कैश मोहल्ले में कैश किंग पीयूष जैन का घर है। इसी घर से निकला था करोड़ों का कैश और सोना।
ये वही घर है जहां से 194 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामदगी हुई है और इन तंग गलियों के बीच आप समझ सकते हैं कि इस घर के भीतर इतना कैश आया कहां से। ये सोचने वाली बात है। कैश मोहल्ले में कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे, गलियों से निकलेंगे तो आगे है अखिलेश के करीबी पंपी जैन का घर, जहां कल ही रेड पड़ी थी। 80 से 100 कदम की दूरी पर देखिए यहाँ पे दाहिनी तरफ पंपी जैन का घर है। पंपी जैन का घर है यहाँ, जहाँ रेड इस वक्त चल रही है और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ हैं और रेड कल सुबह से चल रही है। पंपी के घर अभी इनकम टैक्स की रेड जारी है, ज्यादा दूर मत जाइए। इसी कैश मोहल्ले में पंपी की फैक्ट्री भी है। इन तंग गलियों से आगे ले जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आगे पंपी जैन की फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां इत्र बनती है और 100 से ज्यादा कारीगर वहां काम करते हैं। और ये देखिए यही वो फैक्ट्री है, इत्र की फैक्ट्री पंपी जैन की, जहां इस वक्त अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। हालांकि कोई भी बात करने को किसी तरह से तैयार नहीं, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कागजों को अंदर खंगाला जा रहा है। तो पीयूष और पंपी के ठिकाने तो इसी कैश मोहल्ले में आपने देख लिए, और अब कुछ गली छोड़कर मलिक मियां का घर भी है। मेरे दाहिनी तरफ मैं आपको बताऊंगा, लगभग कहा जा रहा है 100-200 कदम की दूरी पर, जी हाँ, यहां से 100-200 कदम की दूरी पर याकूब मलिक का घर है। मियां मलिक से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और याकूब मलिक भी इत्र के कारोबारी हैं, उनके घर से भी कैश बरामदगी की बात सामने आई। तो मलिक मियां के घर भी रेड पड़ी। आइए आपको उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, उनके घर पर जो रेड हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मलिक मियां के घर पर रेड हुई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी घर में नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं। ये देखिए जरा, नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं, यहां नोटों की गिनाई हुई। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर मलिक मियां है कौन और कैसे इतना पैसा बनाया है। ये देखिए जरा, बड़े इत्र कारोबारी पर रेड पड़ी है। सबसे बड़े और पुराने इत्र कारोबारी हैं मलिक मियां, जो इसी कैश मोहल्ले में रहते हैं। छापे में एक कमरे के अंदर आपको बताऊं 22 कमरे, एक कमरे में 22 कमरे अंदर मिले और 22 कमरे देखकर आयकर विभाग की टीम हैरान है कि कमरे के अंदर कैसे कमरा बना हुआ है। कमरे खुलवाने के बाद कई दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों से खबर मिली है कमरे के अंदर 22 कमरे। फैजान और उसके भाई के शहर में कई घर हैं। इतना पैसा था कि न जाने कितने घर हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। आयकर विभाग को अब तक 3 घरों का पता चल गया है मलिक के। आपको बताऊं 1886 में मोहम्मद अयूब और याकूब ने शुरुआत की थी 1886 में। मलिक मियां ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया उसके बाद और खुद के नाम से शमामा इत्र को दुनिया भर में पहुंचाया। उनके नाम से इत्र चलता है, शमामा इत्र। फिर अपने भाई मोहसिन के नाम से इस इत्र को लॉन्च किया। मलिक मियां ने 2 शादियां की और मलिक मियां के 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं उनके, जो कारोबार देखते हैं। मलिक मियां का कुछ वक्त पहले निधन हो चुका है। मलिक मियां के बेटे फैजान जो हैं वही पूरा कारोबार देखते हैं उनका। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो रेड लगातार पड़ रही है, इस रेड से इत्र कारोबारियों में डर है। देखिए जरा, कारखाने बंद कर दिए लगातार रेड की वजह से, ताले लगा दिए कारखानों में और गायब हैं फैक्ट्रियां बंद करके, क्योंकि डर सभी को है कहीं उनके यहां रेड ना पड़ जाए। आपको बताएंगे डर क्यों है, खौफ क्यों, लेकिन फिलहाल देखिए कैसे इत्र कारोबारी डरे और घबराए हुए हैं। इस तरह से दुकानें बंद करके ताला लगाकर गायब हैं। इत्र व्यापारियों में दरअसल दहशत का माहौल है। आयकर की छापेमारी से सभी इस वक्त खौफजदा हैं। उनको यह डर है कि अगला नंबर कहीं उनका ना आ जाए। तमाम कारखानों पर फिलहाल ताला पड़ा हुआ है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कन्नौज के अंदर आपको बताऊं, अकेले कन्नौज में 300 इत्र कारखाने, अलग अलग जगह ये कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें तो न जाने कितनी हैं। कारखानों के साथ इत्र की दुकानें भी बंद हैं। बाकायदा इत्र वाली गली है, वहां भी दुकानें बंद हैं। व्यापारी दस्तावेज इस वक्त सही करने में जुटे हैं, यानी जो इत्र बनाते हैं इस वक्त वो किस काम में जुटे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें, अपने दस्तावेज ठीक कर लें। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सीए से संपर्क कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्लर्क से संपर्क कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर दीजिए, कुछ हेर फेर ऊपर नीचे 19-20 से ठीक कर दीजिए। कुछ कारोबारियों ने, खबर यह है, कन्नौज छोड़ दिया है। इस कदर डर और खौफ है। व्यापारियों के फोन तक स्विच ऑफ आ रहे हैं, यह भी खबर मिल रही है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, तो डर इस वजह से है
क्योंकि बहुत से ऐसे कारोबारी हैं, सब नहीं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने काली कमाई इकट्ठा कर रखी है और वो कमाई इकट्ठा की है कंपाउंड के जरिए। आपको मैं बताऊंगा इस कंपाउंड में कितना पैसा है, ये कंपाउंड बनता कैसे है और इस कंपाउंड ने कैसे सबको करोड़पति बना दिया है और आखिर क्या है इस कंपाउंड में जो चारों तरफ से पैसा निकल रहा है। कैश की गली जो मैंने आपको दिखाई, यहां वो कारोबारी हैं जिन्होंने इस कंपाउंड के जरिए पैसा बनाया है। तो सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कंपाउंड ने करोड़पति बना दिया है। सोचिए जरा, कोई ऐसा कंपाउंड जो करोड़पति और अरबपति बना रहा है। कंपाउंड है केमिकल का मिक्सचर, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस कंपाउंड से हुआ क्या। देखिए जरा, दो नाम बताऊंगा जिन्होंने कंपाउंड से करोड़पति और अरबपति बन गए। सबसे पहले पीयूष जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। कंपाउंड ने पीयूष जैन को करोड़पति अरबपति बना दिया। पीयूष जैन ने कंपाउंड बनाया शिखर पान मसाले का। शिखर पान मसाले का मिश्रण तैयार किया, यानी कंपाउंड बनाया केमिकल से। जो पान मसाला खाते हैं वो जानते होंगे, उसके अंदर जो सुगंध है वो पीयूष जैन ने तैयार की। खुफिया लैब में इस कंपाउंड को पीयूष जैन ने बनाया और पीयूष खुद केमिस्ट्री में एमएससी हैं, केमिस्ट्री में एमएससी कर रखा है। कंपाउंड फॉर्मूले को पीयूष ने हमेशा गुप्त रखा। शिखर की सफलता ऐसे ही कंपाउंड पर निर्भर करती थी, क्योंकि शिखर को कंपाउंड सप्लाई करता था पीयूष, लेकिन सिर्फ कंपाउंड देता था, उसका फॉर्मूला सप्लाई नहीं करता था। पीयूष कंपाउंड के मनमाने पैसे लेता था शिखर पान मसाला कंपनी से। शिखर ने क्या किया, फॉर्मूला लेने का दबाव बनाया कि अब यह फॉर्मूला हमें बेच दो 100 करोड़ में। खबर यह है सोर्सेस से कि लगभग 100 करोड़ में फॉर्मूले की डील हुई। पीयूष ने कंपाउंड का फॉर्मूला शिखर पान मसाला की कंपनी को बेच दिया और करीब करीब 200 करोड़ जो कैश बरामद हुए हैं पीयूष से, वो बताए जाते हैं उसमें शिखर का दिया हुआ 100 करोड़ भी है। इस तरह की बात कही जा रही। तो पीयूष की बात हो गई। अब बात मियां मलिक के कंपाउंड की। मियां मलिक ने जिनके यहां रेड पड़ी है, जिनके यहां से कैश बरामद हुआ है, उन्होंने शमामा के कंपाउंड से संपत्ति बनाई। शमामा भी एक तरह का इत्र है। मियां मलिक अब दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। 1886 में मोहम्मद अयूब और याकूब ने फर्म बनाई थी। उसके बाद मियां मलिक ने आगे इस कारोबार को बढ़ाया, लेकिन ईरान के कारोबारियों के साथ मिलकर मियां मलिक ने शमामा को बनाया और विरासत में जो कारोबार मिला उसको आगे बढ़ाया। ईरानी कनेक्शन भी इसमें है कि कैसे फारस और ईरान के जरिए इस कंपाउंड को तैयार किया गया। अपने नाम के साथ शमामा को लॉन्च किया मियां मलिक ने। मलिक शमामा की कीमत देखिए जरा, 1 किलो लेंगे तो 1.5 लाख रुपए कीमत है। 1 किलो 1.5 लाख रुपए का मिलता है शमामा। अरब देशों तक शमामा की लोकप्रियता है, यानी सऊदी अरब में भी बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। भाई मोहसिन के नाम से भी शमामा लॉन्च किया गया और यही है जिसने इन्हें अरबपति बनाया। मोहसिन शमामा की कीमत देखिए जरा, 80,000 रुपए किलो है मोहसिन शमामा जो है। शमामा के साथ हिना परफ्यूम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हिना परफ्यूम की कीमत देखिए कितनी है, 1 लाख रुपए से ज्यादा इस परफ्यूम की कीमत है। बीच में मैंने आपको बताया कि ईरान से कुछ नुस्खे लिए, ईरान ने कुछ मदद की, जिसे पहले फारस के नाम से जानते थे। तो ईरान का कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ईरान का कनेक्शन यह है कि फारस को ही अब ईरान कहा जाता है। पहली बात, इत्र शब्द मैं आपको बताऊं, अरबी भाषा का शब्द है। इत्र का मतलब प्राकृतिक खुशबूदार तेल, और मौजूदा वक्त में इसे परफ्यूम भी कहते हैं। परफ्यूम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब धुएं से निकला, यानी जो परफ्यूम बन रहा है धुएं से निकला हुआ, उसका वो मतलब है। कहते हैं ईरान से नुस्खा कन्नौज तक पहुंचा। ईरान जिसे पहले फारस कहते थे, यह नुस्खा कन्नौज तक पहुंचा और उस दौरान जहांगीर ने शोध को बढ़ावा दिया, रिसर्च को बढ़ावा दिया। ईरानी विधि से ही आज भी इत्र बनता है और तांबे के बर्तनों में फूलों को रखा जाता है, उबाला जाता है। कल जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद इन बर्तनों को बड़े बड़े चूल्हों पर चढ़ा दिया जाता है, भट्टियों पर, और भाप को इकट्ठा करके इत्र बनाते हैं। ये इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है, जिसके बाद ये इत्र तैयार होता है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो कंपाउंड है, यानी सिर्फ ये 2-4 कंपाउंड नहीं जो मैंने आपको बताए, ये जो कंपाउंड है इनकी कीमत क्या होती है, कितने महंगे बिकते हैं ये, क्योंकि इन्हें लैब्स में और इस मेहनत से तैयार किया जाता है। देखिए जरा इनकी कीमत क्या होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए
कैश का कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूं, चंदन का जो तेल है उस कंपाउंड की कीमत देखिए जरा, 8,000 से लेकर 16,000 रुपए किलो तक, 8,000 से 16,000 रुपए किलो मिलता है ये कंपाउंड। सोचिए कितनी कीमत है। तंबाकू में जो परफ्यूम पड़ता है, तंबाकू परफ्यूमरी कंपाउंड जो है मिश्रण, वो 6,000 से लेकर 7,000 रुपए किलो तक मिलता है जो कन्नौज में बनता है। माउथ फ्रेशनर जो आप खाते हैं उसमें भी केमिकल मिक्सचर पड़ता है, सुगंध पड़ती है, उसकी कीमत 5,000 से 6,000 रुपए किलो है। स्वीट सुपारी जो आप खाते हैं उसमें भी कंपाउंड पड़ता है, यह भी कन्नौज में बनता है, इसकी कीमत देखिए 5,000 से लेकर 6,500 रुपए किलो तक है यह कंपाउंड। पान मसाले का कंपाउंड, जो पान मसाला आप खाते हैं, 1200 से 1,800 रुपए किलो तक पान मसाले का कंपाउंड है। कैश का कंपाउंड जो मैं आपको बता रहा हूं, अगरबत्ती से जो खुशबू निकलती है, अगरबत्ती गुलाब का कंपाउंड जो है वो भी कन्नौज में बनता है। इसी तरह से इसकी कीमत देखिए 1200 से 1,600 रुपए किलो का अगरबत्ती का कंपाउंड है। डिश वॉश की जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है डिटर्जेंट में जो पड़ती है, उसकी कीमत देखिए 600 से 1,700 रुपए किलो। ये वजह है कि ये लोग कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मूला नहीं बेचते हैं, कंपाउंड बेचते हैं और उसी कंपाउंड से करोड़ों कमाते हैं। नहाने का साबुन फ्रेग्रेंस 500 से 2,000 रुपए किलो की ये फ्रेग्रेंस है। डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस 500 से 1,500 रुपए किलो तक की डिटर्जेंट फ्रेग्रेंस है। ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको ये भी मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इसका हवाला से कनेक्शन है, यानी इतना पैसा जो आ रहा है, ये पैसा जा कहां से रहा है। ये देखिए जरा, ये जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, ये नोटों की गड्डियां सिर्फ क्या घरों में है या विदेशों में भी है। हवाला के जरिए इधर की उधर की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें शामिल है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं क्या खुशबू का हवाला कनेक्शन भी है, हवाला के जरिए क्या खुशबू तैयार बेची जा रही है और उसके बाद पैसा दूसरे देशों तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए जरा, इसीलिए एजेंसियों के कान खड़े हो गए। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बड़े पैमाने पर होता क्या है, इत्र कारोबार में टैक्स की चोरी होती है बड़े पैमाने पर। कच्चे माल का लेन देन जो होता है वो कैश में होता है, रॉ मटेरियल का लेन देन कैश में होता है। पान मसाला, खासतौर पे पान मसाला इंडस्ट्री को इत्र कारोबारी माल देते हैं। जो आप पान मसाला लोग खाते हैं उसमें जो सुगंध पड़ती है वो भी कन्नौज में बनती है, वो माल देते हैं इत्र व्यापारी। और हर महीने आपको बताऊं सिर्फ पान मसाला से 21 करोड़ के माल की सप्लाई होती है, यानी 2,100 करोड़ की माल सप्लाई पान मसाला को, सिर्फ पान मसाला को होती है। पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर होता है क्योंकि कैश में डीलिंग होती है, अमूमन बैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो लोग। हवाला में क्या होता है, पैसा पहुंचाने का पूरा नेटवर्क होता है। टैक्स चुराने के लिए यह गुप्त लेन देन होता है कि टैक्स ना भरना पड़े, और उसके बाद जब रेड पड़ती है तो जैसे पीयूष जैन के घर से काली कमाई निकली वैसी काली कमाई निकलती है। अब होता क्या है देखिए, हवाला के जरिए एक शहर में एक शख्स दूसरे को कैश देता है। हवाला कारोबार कैसे होता है, एक शहर में एक शख्स ने दूसरे को कैश दे दिया, दूसरे शहर या देश में कैश पहुंचाने के लिए। ये कैश एक ने दूसरे को इस शहर में दिया, और दूसरे शहर में क्या होगा, जो दूसरा शख्स है ये तीसरे के जरिए ये फोन करेगा या किसी जरिए से तीसरे के जरिए चौथे को बोलेगा कैश देने के लिए। तो पूरा नेटवर्क सिर्फ विश्वास और भरोसे पर चलता है। इस हवाला का कमीशन पर पैसों का खेल होता है, यानी जो हवाला के जरिए पैसा आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहा है वो पैसे पर कुछ कमीशन लेता है। ट्रांसफर, इसमें ट्रांसपोर्ट की भूमिका अहम हो जाती है। कैसे, जो रेड पड़ी पिछले दिनों उसमें ट्रांसपोर्ट की भूमिका से ही पकड़ में आया है। नेटवर्क का खुलासा हुआ, किराना कपड़ा की आड़ में कैश पहुंचाया जाता है दरअसल, और गुजरात में ट्रक से ही पीयूष की भी ट्रैकिंग हुई है। पीयूष तक जो एजेंसियां पहुंची हैं वो इसी जरिए से पहुंची हैं। और आपको बताऊं, डीजीजीआई के सर्च ऑपरेशन में इसका पर्दाफाश हुआ है। इत्र कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की भी फिलहाल जांच चल रही है। आपको बताएं मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल कैसे सामने आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग में दरअसल अवैध पैसा छिपाने का तरीका होता है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, यानी काले धन को कैसे सफेद किया जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होता है। इन्वेस्ट करने पर मुख्य सोर्स का पता नहीं चलता, यानी पैसा किसका है यह पता नहीं चलता है, और फर्जी लेन देन से असली आय को छिपा लिया जाता है। बाकायदा फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं, शेल कंपनियों का
मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है। फर्जी कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल पैसा किया जाता है। बहरहाल, तो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद जो कैश निकल कर आ रहा है उसने पूरे देश को हैरान कर रखा है। आइए आज की अगली बड़ी खबर है, फ्री बिजली पर सियासी करंट। जी हां, फ्री बिजली पर कैसे सियासत हो रही है यह आपको बताने जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ऐलान किया। तस्वीरें जरा देखिए। अखिलेश ने ऐलान किया कि चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलानिया है कि बिजली फ्री मिलेगी उत्तर प्रदेश के लोगों को। उस पर योगी ने बड़ा हमला किया है। योगी का कहना है पहले जब आपकी सरकार थी तो बिजली तो दे लेते आप, उसके बाद फ्री करते कम से कम। देखिए जरा अखिलेश ने क्या ऐलान किया है, ये आपको बताने जा रहा हूं। अखिलेश का ऐलानिया यह है, अखिलेश ने 5 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान होना है। घोषणा पत्र से पहले अखिलेश का यह बहुत बड़ा दांव है, समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर बिजली मुफ्त दी जाएगी। सोचिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा तोहफा होगा कि 300 यूनिट तक और उससे कम बिजली फ्री होगी। यूपी चुनाव में बड़ा दांव अखिलेश ने खेला है। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। 1 लाख करोड़ के घाटे में उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां चल रही हैं। सोचिए, 1 लाख करोड़ का घाटा है, फिर भी बिजली फ्री का ऐलान है। खजाने पर 35,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सोचिए, 35,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। जरा सुनिए पहले अखिलेश ने क्या ऐलान किया। अखिलेश ने कहा 300 यूनिट फ्री देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले की सरकार में आपने बिजली नहीं दी, आप फ्री यूनिट देने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा दोनों को। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। तो योगी को आपने सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको लोगों को सुनवाते हैं। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि फ्री और देश में जो फ्री पॉलिटिक्स है उसमें क्या कुछ अब तक फ्री मिला है ये बताऊंगा। लेकिन जरा सुनिए यूपी के लोग क्या कह रहे हैं इस फ्री बिजली पर। लेकिन ये फ्री की बात है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था है, उसमें कुछ भी फ्री देना, बिजली फ्री या तमाम बातें, किराया फ्री, इतने बड़े राज्य में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इतने बड़े राज्य में कुछ फ्री जैसा संभव नहीं लगता मुझे। गरीबों को फायदा मिलेगा। 300 यूनिट अगर बिजली हमको फ्री मिले तो हमको फायदा ही होगा। कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, सब जुंगलाबाजी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आम इंसान का जो घर का बिजली का बिल आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 यूनिट जाता है, तो 300 यूनिट बोले तो पूरी ही फ्री हो जाएगी बिजली, और उससे बिल्कुल इनको फ़ायदा मिलने वाला है। इस बात पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता कि कोई बिजली फ्री देगा, है ना। सब जानते हैं आज इतना माहौल इतना कॉस्टली हो गया है। वी यूज़ ब्लोअर्स, वी यूज़ एसीज, तो हमारा इतना बिल होता है, इतना सब कुछ ज़्यादा होता है। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को सुन लिया आपने, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं है। देश में इस तरह की फ्री पॉलिटिक्स लंबे वक्त से चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कहां कहां क्या क्या फ्री बांटा गया। अभी फिलहाल यूपी में ऐलान किया गया, अखिलेश का मुफ्त बिजली का वादा है कि फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, यानी कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। सिंचाई के लिए भी फ्री बिजली दी जाएगी, अखिलेश ने ऐलान किया। इससे पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी इन योजनाओं को लागू कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली की घोषणा की, दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा, यानी 200 यूनिट तक कोई बिजली का बिल नहीं देना है। 400 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी है और 20,000 लीटर प्रति महीने मुफ्त पानी। यह है दिल्ली का वादा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस, यानी बस में कोई टिकट नहीं लेना। मुफ्त वाईफाई की सुविधा का वादा केजरीवाल ने किया था। तमिलनाडु लिए चलते हैं। तमिलनाडु में यह और पुराना ट्रेंड है, वहां जो सरकार आती है मुफ्त बांटती है। देखिए कैसे 2006 से फ्री गिफ्ट,
सब्सिडी की सियासत हो रही है करुणानिधि के दौर से। करुणानिधि ने फ्री कलर टीवी बांटे थे उस वक्त, सोचिए कलर टीवी बांटे जा रहे थे। 2011 से 16 तक जयललिता का फ्री वाला दांव था, वहां भी फ्री क्या क्या बांटा गया, फ्री लैपटॉप, फ्री मिक्सर ग्राइंडर, मंगलसूत्र भी फ्री घोषणा में शामिल था। इसके अलावा देखिए 2016 में फ्री बिजली, फ्री मोबाइल बांटने का ऐलान किया गया। तमिलनाडु सरकार ने और आगे बढ़ते हुए अम्मा स्कूटर योजना चलाई, यानी स्कूटर में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। लड़कियों को स्कूटी में 50% सब्सिडी, यानी 50,000 की स्कूटी है तो 25,000 सरकार देगी और 25,000 आप लगाइए और स्कूटी ले जाइए। बहरहाल तो फ्री पॉलिटिक्स लोगों को कितना सूट करेगी, लोग अपने वोट के जरिए इसका जवाब देंगे, क्योंकि आपके राज्य को यह योजना कर्जदार भी बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर और दर्दनाक खबर। एक बड़ा हादसा हुआ वैष्णो देवी में, जो यात्रा के लिए गए थे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, भगदड़ मची और भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो लोग वहां मौजूद थे उनके जुबानी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, कैसे लोग भीड़ की चपेट में आ गए। रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मची और गेट नंबर 3 बताया जाता है, गेट नंबर 3 के पास यह भगदड़ मची। लाइनों में भारी संख्या में दरअसल लोग लगे हुए थे और 2 समूहों में, 2 ग्रुप्स के बीच दरअसल झगड़ा हुआ बताया जा रहा है। धक्का मुक्की हुई उसके बाद और उसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग कुचल गए और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लगभग 12 लोगों की मौत हो गई, यह खबर है। 12 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो बहुत से घायल थे वो अस्पताल में भर्ती थे। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने दुख जताया है और हादसे की फिलहाल उच्च स्तरीय जांच की तैयारी कर ली गई है। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो हादसे की जांच करेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अफसोस जताया, सुनिए जरा। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।